हेलो दोस्तों, DSSB PRT 2021 के लिए पेडागोजी और साइकोलॉजी के टॉप 20 MCQ की वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत करता हूं। विप्लव सिंह नाम है मेरा। आज आपके लिए ये जो वीडियो होगी इसमें 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको एक कदम और नज़दीक ले जाएंगे आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में, बशर्ते आप इस पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस इजी हार्ड मैंने नहीं देखे हैं। मैंने देखा है एग्ज़ाम के अंदर आने वाले टॉपिक्स से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जिससे आपका बेस भी तैयार हो और आप एग्ज़ाम में धूम मचाने के लिए भी तैयार हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है। देखिए, व्यक्तिगत अध्ययन का मतलब होता है इंडिविजुअल स्टडी की, यानी आप किसी भी बंदे की इंडिविजुअल स्टडी करना चाहते हो तो उसकी साइकोलॉजिकल मेथड क्या कहलाएगी। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ली प्ले। इनका नाम मैं आपको लिख देता हूं, फ्रेडरिक ली प्ले। इन्होंने 1829 में केस स्टडी विधि का आविष्कार किया। इसके जनक कौन थे केस स्टडी के? फ्रेडरिक ली प्ले। 1829 में सामाजिक विज्ञान के लिए, किसके लिए ये भी आप याद रखें, सामाजिक विज्ञान के लिए ये विधि बनाई गई थी। सोशल स्टडीज के लिए, समाज में आप अलग अलग व्यक्तियों का अध्ययन करते हो, ठीक है। तो केस स्टडी से मतलब था किसी भी वस्तु या किसी भी सिचुएशन का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना, किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, सिचुएशन की भली भांति बारीकी से जांच करना। इसका बुनियादी आधार जो था वो विद्यार्थी की जो क्यूरियोसिटी की जो नेचर होती है उसको माना जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जो केस स्टडी होता है उसमें जो विद्यार्थी होता है वो खुद ब खुद समाधान ढूंढने में एक्टिव भूमिका प्ले करता है, जबकि अध्यापक की जो भूमिका होती है वो शिक्षार्थियों को समस्या से भली भांति परिचित कराना होता है। तो इसको हम काफ़ी डिटेल से समझेंगे। और केस स्टडी में एक व्यक्ति से रिलेटेड सारी के सारी चीज़ें जो हैं पता की जाती हैं। केस स्टडी, व्यक्तिक इतिहास स्टडी भी इसको बोला जाता है हिंदी में बात करें तो। केस स्टडी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञान कराने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। यानी स्कूल के अंदर ये बता दिया जाता है कि ये बच्चा इस IQ लेवल का है, यानी कि आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो आपको 30 के 30 बच्चों का पता है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है। तो आपने देखा होगा कि जिन माँ बाप को पता ही नहीं होता अपने बच्चों का कि ये स्कूल में कैसा कर रहा है, ये एजुकेशन में कैसा है, ये पढ़ाई में कैसा चल रहा है, तो वो क्या एक बड़ी बड़ी आशाएं लगाए रहते हैं कि मेरे बेटे के 90% आएंगे, और चाहे उसका बेटा स्ट्रगल कर रहा हो 33% लेने में भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि ज्ञान नहीं करवाया जाता बच्चों का। याद रखना, विद्यालयों में छात्रों का बुद्धि ज्ञान कराने का, या छात्रों की बुद्धि कितनी है, छात्रों से का आउटपुट रेशो कितना है, ये उद्देश्य होता है छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना। प्रत्याशाएं का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। देखिए, बच्चा डिमोटिवेट कब होगा? बच्चा डिमोटिवेट तब होगा जब उसके एनवायरनमेंट के आसपास के लोग उससे उसकी एबिलिटी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाएं और वो उतना परफॉर्म ना कर पाए। एक बच्चा मान लो क्रिकेट खेल रहा है, एक ओवर में मान लो 6 गेंद में वो 6 रन बना सकता है। अब सब सोच रहे हैं कि वो 6 गेंद में 20 रन बना दे, और वो मान ले 6 गेंद में 10 रन बना के आ गया अपनी एबिलिटी से 4 ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो डिमोटिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस तभी होंगी जब उनके एबिलिटीज़ का ज्ञान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, कई बार यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बोलेंगे सी क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जो निदानात्मक परामर्श दिया जाता है, निदान का मतलब होता है रेमेडी। रेमेडी दी जाती है डायग्नोस करके, कमी पता लगाई जाती है पहले, फिर उसको दूर किया जाता है। तो रेमेडियल टेस्ट होते हैं इसके लिए, ठीक है। यहां पर बुद्धि ज्ञान कराने की बात है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर मानी जाती है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बुद्धि के बारे में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर आपने सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि का या विशेष बुद्धि का ऑप्शन देखा, तो आप याद रखें जिसके अंदर सामान्य बुद्धि ज़्यादा होगी वही ज़्यादा बुद्धिमान होगा रोज़मर्रा और अपनी लाइफ में। सामान्य बुद्धि का मतलब होता है जनरल इंटेलिजेंस, और विशेष बुद्धि का मतलब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। और बुद्धि की अगर मैं बात करूं तो वह मानसिक शक्ति होती है बुद्धि, जो किसी भी वस्तु को, किसी भी फैक्ट को समझने में, उनके आपसी रिलेशन खोजने में, और रीजनेबल यानी कि तर्कपूर्ण तरीके से किसी भी नॉलेज को लेने में सहायता प्रदान करती है। आप बेवजह की चीज़ों को इनटेक नहीं करते, आप लॉजिकल चीज़ों को इनटेक करते हो, ठीक है। और याद रखना कि जो इंटेलिजेंस होती है उसका फीलिंग से और इंटुएशन से, जिसे अंतःप्रज्ञा बोलते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो यहां पर सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। स्पीयरमैन ने कहा था जी फैक्टर और एस फैक्टर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाए जाते हैं? देखिए, बुद्धि परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका सामूहिक। सामूहिक का मतलब होता है ग्रुप में, यानी कि एक टाइम पर बहुत सारे लोगों का। एक हो जाएगा फिर आपका इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। हाँ जी, क्या होता है? व्यक्तिगत। अब ये दो तरीके के होते हैं। जो सामूहिक होंगे वो शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं। शाब्दिक का मतलब होता है जिसमें वर्बल हो। शाब्दिक का मतलब वर्बल। एक होते हैं नॉन वर्बल, जिनमें शब्दों का प्रयोग ना हो, लिखित चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर सामूहिक ग्रुप में अगर आप कराओ तब भी वर्बल नॉन वर्बल हो सकते हैं, व्यक्तिगत कराओ तब भी वर्बल नॉन वर्बल हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल और इनका चैप्टर जब आएगा तो डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ऐसे बुद्धि परीक्षण जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या कहलाएंगे? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अर्जित प्रेरक, देखिए प्रेरक, प्रेरक का मतलब होता है स्टिमुलस। देखिए, स्टिमुलस दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका नेचुरल, यानी कि आपको प्यास लगी आप पानी पिएंगे, आपको भूख लगी आप खाना खाएंगे, नींद आई तो आप सोने जाएंगे, ऑटोमेटिक, ये नेचुरल है, जिसे प्राकृतिक बोलते हैं। दूसरे और होते हैं इनहेरिटेड, यानी कि अर्जित, यानी कि कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे व्यसन, कुछ ऐसी पसंद जो आप डेवलप करते हैं। जैसे कुछ जिनका कैरेक्टर ढीला होता है, वो लड़की के देखते ही उनकी मुंडी घूमनी शुरू हो जाती है, तो लड़की स्टिमुलस, उनकी मुंडी घूमना, इनहेरिटेड आदत। तो अर्जित प्रेरक, जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियां बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति चलते जाते हैं, दूसरे चाहे कुछ भी करे आपके मन के हिसाब से। मद व्यसन, बिल्कुल आपके कोई शौक, आदत की विविधता, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब देखो, वो सारी चीजें जो आपको कुछ करने के लिए मजबूर करती हैं और उनका नेचर से कोई लेना देना नहीं है, वो सारी की सारी अर्जित के अंदर आ जाती हैं। और जो आपकी भूख प्यास ये होते हैं, ये आपके नेचुरल प्रेरक होते हैं। तो यहाँ पर जो अर्जित है उनके अंदर ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। नेक्स्ट है, गृह कार्य उपयोगी तभी होता है जब वह, बताओ, जो होमवर्क होता है वो कब अच्छा होता है? छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। बिल्कुल ठीक है, यानी कि हर एक बच्चे को सेम आप होमवर्क नहीं दोगे, हर बच्चे को अलग अलग दोगे, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। कई बार आपने देखा होगा सभी बच्चों को सेम जो है होमवर्क दे दिया जाता है, ये ठीक तरीका नहीं है। बुद्धि परीक्षण में कौन से परीक्षण सभी बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं? बताओ। देखिए, याद रखना, मूर्त और प्रायोगिक कार्य, क्योंकि मौखिक और शाब्दिक, मान लीजिए कई बच्चे हैं वो विशेष बच्चे हों,
तो वो मौखिक और शाब्दिक ना कर पाए, वो मूर्त और प्रायोगिक तो लगभग कर ही लेते हैं। तो याद रखना, बुद्धि परीक्षण में कौन से परीक्षण सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों को इंक्लूड करने वाले दो होते हैं, मूर्त प्रत्यय और प्रायोगिक कार्य। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। मूर्त प्रत्यय का मतलब होता है कंक्रीट, और जो आपके प्रायोगिक का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान आप किन छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। अब देखो, जब भी आप क्लासरूम में टीच करोगे, चाहे कमज़ोर हो, चाहे एवरेज हो, चाहे बहुत तेज बच्चे हों, आप सभी से क्वेश्चन पूछेंगे। किन से क्वेश्चन पूछेंगे, सभी से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ड्रॉ ए मैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित किया गया था। जल्दी मुझे बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, गुड एनफ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, गुड एनफ के द्वारा ये किया गया था। ये जो गुड एनफ थे दोस्तों, ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे, और ये ड्राई मैन परीक्षण बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, बुद्धि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि का मानसिक वृद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक से। देखिए आंसर होगा जीन पियाजे से, मानसिक विकास का सिद्धांत, जिनके अंदर इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल इजी है, तो इसको क्या इलेबोरेट करूं मैं। आगे बढ़ते हैं। बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर ही उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाना चाहिए। बालक के पूर्व ज्ञान का पता कैसे लगाएंगे, यानी कि जब भी आप बालक को पढ़ाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो पहले इस चीज़ के बारे में कितना जानता है। मान लो आप उसे साइंस में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, सौरमंडल, तो पहले आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को ऑलरेडी सौरमंडल के बारे में कितनी नॉलेज है। तो पूर्व ज्ञान का मतलब है प्रीवियस नॉलेज, प्याजे इसे स्कीमा भी बोलते हैं। तो ये देखो कि पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज जोड़ी जाती है, नया उसे सिखाया जाता है। तो पूर्व ज्ञान का पता कैसे लगाओगे आप, उनसे प्रश्न पूछकर। आप कोई चीज़ पढ़ाने आए हो, बच्चों का पूर्व ज्ञान कैसे जांचोगे आप, उनसे प्रश्न पूछकर। क्या करके, उनसे प्रश्न पूछकर। कई लोग यहाँ पर लिखेंगे उनसे बात करके। भाई पढ़ाने आए हो या बात करने आए हो आप, पढ़ाते वक्त क्या करोगे, उनसे प्रश्न पूछोगे। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधित सिद्धांत क्या कहलाता है। देखिए स्पीयरमैन का जो सिद्धांत था, जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का द्विकारक सिद्धांत था। सामान्य और विशिष्ट बुद्धि, जैसा मैंने बताया, और उसमें सामान्य बुद्धि को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी स्पीयरमैन ने। ये क्वेश्चन भी आता है, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस ज़्यादा, वो ज़्यादा बुद्धिमान, स्पीयरमैन ने कहा। प्रोग्रेसिव मैथेटिक्स बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, यह भी बुद्धि के लिए है दोस्तों। आंसर बता दीजिए क्या होगा। आंसर होगा रेवन ने। आंसर क्या होगा, रेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि छात्र, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का मतलब है इंटरनल मोटिवेशन। अब देखो अंतर्भूत अभिप्रेरणा का मतलब क्या है, इंटरनल, यानी कि आंतरिक मोटिवेशन। ऐसी मोटिवेशन जो अपने खुद के अंदर से आती हो। मोटिवेशन भी 2 तरीके की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होती है वो रीइंफोर्समेंट से हमें मिलती है, दूसरे लोग देते हैं, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन हमारे खुद के अंदर से आती है। ठीक है, तो जो इंटरनल मोटिवेशन अगर किसी छात्र के पास है तो वो कैसा होगा, पुरस्कार पाने की इच्छा से वो कठिन परिश्रम करता होगा, बिल्कुल नहीं, उसे रिवार्ड से कोई लेना देना नहीं, दंड से बचने के लिए भी नहीं, अध्यापक के डर से भी नहीं, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करने वाला बालक ही इंटरनली मोटिवेटेड है। तो इन चारों में से ये जो चौथा ऑप्शन है ये दर्शाता है कि बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है। अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर विशेषता नहीं है, ये नहीं वाले क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ये नहीं देखते और फिर नहीं हो जाता है। तो आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा, निश्चितता नहीं होना। अब देखिए निश्चित होते हैं, यानी कि 100 नंबर के लिए 100 क्वेश्चन है, एक नंबर के, तो निश्चित हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन निश्चित नहीं होने चाहिए। क्यों भाई, कैसे हो जाएगा फिर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा, निश्चितता नहीं होना। अच्छे कार्य निर्धारण का गुण नहीं है, यानी कि कोई भी आप असाइनमेंट देते हो बच्चों को, कार्य निर्धारण का मतलब असाइनमेंट, वो उसका गुण नहीं है। अब देखो यहाँ पर भी नहीं है,
ये आपको देखना पड़ेगा। बताइए, कार्य निर्धारण का स्पष्ट होना, कार्य निर्धारण का उपयोगी होना, कार्य निर्धारण का रुचिकर होना, कार्य निर्धारण का प्रेरक होना, ये सारे के सारे हैं भाई। किसी के सामने भी न लगा दो, न होना, चलो ए को मान लेते हैं क्योंकि इसमें टाइपिंग की गलती होगी, न होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बालक यदि किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह क्या है, बताइए मुझे। मनोदैहिक प्रेरणा। मनोदैहिक, देखो कार्य को करेगा तो वो हिलेगा डुलेगा। मनोदैहिक यानी कि बच्चे ने अपने मन से अपने शरीर को हिला डुला कर कुछ किया। मनोदैहिक क्यों कहा हमने, साइकोफिजिकल क्यों कहा, देखिए मनोदैहिक, इसके अंदर मन यानी कि अपनी इच्छा से, इंटरनल मोटिवेशन से अपने किसी कार्य को किया, तो मनोदैहिक प्रेरणा होगी ये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। फिजियोलॉजिकल मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं, बाकी इंग्लिश का वर्ड भूल गया हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। कहते ना, शब्दों को छोड़ो बेबी, भावनाओं को समझो। आगे देखो, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है। अब देखो, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण सबसे पुराना बुद्धि परीक्षण है। तो आप मुझे बताइए ये किस प्रकार का है। ये बहुत अच्छा जो है, मेरे स्टूडेंट्स को तो ये बिल्कुल पता होगा, तो आप मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कैसा है, व्यक्तिगत शाब्दिक प्रकार का, व्यक्तिगत अशाब्दिक का, सामूहिक शाब्दिक का, या उपयुक्त में से किसी प्रकार का नहीं, जल्दी मुझे बता दीजिए। आंसर होगा व्यक्तिक शाब्दिक प्रकार का, यानी कि ये जो बिने साइमन परीक्षण था ये एक टाइम पर एक आदमी का होता था, तो ये व्यक्तिगत था, इंडिविजुअलाइज्ड था, और ये वर्बल था, इंडिविजुअलाइज्ड प्लस वर्बल। इसमें भाषा का प्रयोग भी था और इसमें एक टाइम पर एक आदमी का होता था, ग्रुप का नहीं था ये। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिक शाब्दिक प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, यह कथन किसका है। अब देखिए, बुद्धि के बारे में ये कथन भी कई बार जो है पूछ लिया जाते हैं, तो आंसर होगा फ्रीमैन का। क्या, फ्रीमैन का, यानी कि बुद्धि वही है जिसका मापन किया जा सके, फ्रीमैन। नेक्स्ट, थोरनडाइक मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन थे वो। सीखने के जो है उन्होंने मुख्य नियम दिए, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया। तो आज के क्वेश्चन 20 आपको कैसे लगे मुझे बताना। ये तीसरी वीडियो थी, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, नींद उड़ जाएगी सबकी, बहुत बहुत बड़े बड़े सरप्राइज आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और DSSS की सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दें। आप सभी लोगों के लिए मैं हूं यहाँ पर, और काफ़ी जल्दी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों तक आग की तरह पहुँचा दीजिए अगर आप लोग DSSS को क्लियर करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, टेक केयर।